जैसे आपने एक बात कही कि फैमिली से पैसा मिलता था, बिल्कुल मिलता था सर, लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। भाई मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जिस तरह से हम अपने परिवार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी समझकर हर महीने में पॉकेट मनी भेजते हैं, हर महीने हमारे खर्चे भेजते हैं, कॉलेज की पढ़ाई का पैसा भेजते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार को लेकर कुछ नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। सिंपल सी बात है, बस यही एक रीजन था। मतलब एक आपने ये नहीं सोचा कि भाई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब का ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तब भी आप कर सकते थे पार्ट टाइम में, फिर भी आपने पहले से क्यों सोचा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आज स्टूडेंट्स, बहुत लोगों का एक सवाल आया मेरे को कि सर क्या कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट कर लेना चाहिए या जॉब पहले ट्राई कर लेते हैं फिर कर लें, या जॉब के साथ कर लें? तो आप कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किए, तो क्या आप इसे प्रायोरिटी मानते हैं कि कॉलेज लाइफ में ही कर लेना चाहिए, या फिर आप बाद में भी कर सकते थे फिर भी आपने पहले चालू किया, क्यों? सर मेरा मानना तो ये है कि मौका जब भी मिलता है शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने संविधान में एक उम्र लिखी हुई है कि 14 साल से नीचे के व्यक्ति को माना जाता है कि यार 14 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बाल मजदूर कहा जाएगा। और 14 की एज के बाद तो गवर्नमेंट ने भी ये बात नहीं बोली कि आप काम मत कीजिए, आप काम कर सकते हैं। अब वो पुराने जमाने की जो एक सोच थी कि 25-30 साल तक पढ़ लो फिर घर बैठे नौकरी आ जाएगी उसके बाद शुरू करो, ये सोच 25-30 साल पहले भी उतनी सही नहीं थी, है ना? लेकिन सोच थी तो थी, अभी कुछ लोग अभी भी उस सोच को रखे हुए हैं, क्योंकि आज मौका ज्यादा किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छा, अभी तो ऐसा जितनी जल्दी आप शुरू कर लो। तो अभी जब हमने कॉलेज कर रहे थे, और रही बात स्टूडेंट्स की, तो मैं सच बोलूं सर, टू बी फ्रैंक मैं अगर बोलूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहाना होता है सिर्फ। अच्छा, ठीक है, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि कॉलेज में घूमते समय लड़कीबाजी करने के लिए उनके पास समय है, ठीक है? कॉलेज में दोस्ती यारी के साथ बैठकर गांजा, अपनी डिबेट, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लैंग्वेज को माइंड ना करें, लड़कीबाजी इस टाइप के वर्ड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दो इंजीनियर बात कर रहे हैं और आपको शायद इसी मजा आ रहा होगा। ये सब नहीं जी, कंटिन्यू। चलिए लैंग्वेज को थोड़ा और सुधारते हैं। मतलब वो यूजलेस एक्टिविटीज की बात करें, जो यूजलेस एक्टिविटीज के लिए परिवार वालों ने बड़ा समझाकर माइंड सेट करके घर से भेजा होता है पढ़ाई करने के लिए, बेटा देखो अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना है, ज्यादा फालतू लोगों से दोस्ती यारी नहीं बनाना, बेटा ड्रिंक नहीं करना, बेटा कुछ धूम्रपान नहीं करना, ठीक है? बेटा गलत संगत में नहीं चले जाना, बेटा गलत व्यक्ति के पीछे मत चले जाना, बेटा ऐसा मत कर लेना। ये सारी बातें हर किसी को घर से समझाई जाती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स भी दिन रात बैठ के तो पढ़ाई करते नहीं है। आप खुद एक बैच के टॉपर हैं, 20 आवर्स आपकी पढ़ाई 10 साल के टाइम में यूसॉफ्ट कितनी आगे बढ़ी वो बाद का मैटर है, पर अपने इंजीनियरिंग कैरियर के 3-4 साल और उसके आगे एमबीए भी हम लोगों ने किया था 1 साल, उसके बाद ड्रॉप कर दिया था। तो ये जो 4-5 साल स्टडी के दौरान हमने किया, उस स्टडी के दौरान जो है पर्सनैलिटी से लेकर, नॉलेज से लेकर, फाइनेंशियली से लेकर, सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुआ वो थिंक, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। चांसेस तो बढ़ गए जॉब्स के, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, कई सारी कंपनीज आई। मतलब मुझे आज भी ध्यान है एमबीए के टाइम में जब हमारा माइनर ट्रेनिंग का जब टाइम था और कई सारी कंपनीज में लोग इंटरव्यू दे रहे थे माइनर ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था तो उस एचआर ने मुझसे एक सवाल किया कि यार आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि बात करके समझ में आ रहा है नॉलेज बहुत है, ठीक है? और वहां पे बात हुई और उस कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने एक लेक्चर लिया था हमारे कॉलेज में, उन्होंने बात की कि वो सवाल कर रहे थे एक्चुअली और इंस्टेंट जवाब जा रहे थे, रैपिड फायर जैसे हम बोलते हैं ना, रैपिड फायर हो रहा था। ओके। तो 2-3 सवाल 4 सवालों के जवाब दी, 5वें सवाल का जवाब देने के लिए जब हाथ उठाया तो उन्होंने कहा यार देखो दूसरों को भी मौका दो, हमें पता है तुम बहुत तेज हो, ठीक है? अब उन्हें कौन बताया कि ये सारा तेज तर्राटपन वो 4-5 साल के डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम की वजह से आया, ड्यूसॉफ्ट की वजह से आया। चाहिए, आपके पास अपने भी रीजंस हैं। अच्छा, अवनीत साहू ने डायरेक्ट सेलिंग, क्या ये बात सही है कि अवनीत साहू ने डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए की? नो, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर लोग ये सोचते हैं कि अवनीत साहू ने सिर्फ पैसे के लिए किया था, पैसा एक मोटिवेशन है, नो डाउट, लेकिन पैसे से ज्यादा मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देता था, मुझे एक बड़ा करियर चाहिए था। ओके। और आज की डेट में यस आई कैन से कि मैं ये नहीं बोलता कि इंजीनियरिंग में करियर नहीं है या अदर फील्ड्स में करियर नहीं है, पर यदि ईच एंड एवरी पर्सन एक बड़ा करियर अपना देखना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा करियर अभी कहीं भी नहीं। 10 साल से हुई थी उस समय, आज 20 साल हो गया। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत में 20-25 साल हुआ था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे 50 साल से चल रही है और लाखों लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। और अगर हम भी अपने बेटर कैरियर, ब्राइट कैरियर चाह रहे हैं तो हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन जैसे किसी भी फील्ड के लिए स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो नेगेटिव फेस होता है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसने नेगेटिव फेस वियर न किया।
चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों ना। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसके अंदर लोग कामयाब होकर निकल कर आए तो अपने आप लोगों का रुझान बढ़ गया। डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हमने शुरू किया तब थोड़ा सा रुझान लोगों का कम था, बिकॉज लोग उतने अवेयर नहीं थे। बट टुडे आई कैन से कि आज आपकी तरह हमारी तरह कई सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो लाखों में कमा रहे हैं और लोग एग्जांपल्स देते हैं उनका, और लोग बोलते हैं कि यार ये भी एक फील्ड है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। डिसीजन लेती उसके पहले शुरू कर दिया, इसकी वजह से हम लोग इतना आगे आए। सिर्फ फाइनेंशियली बात नहीं करूंगा, फाइनेंशियली के अलावा पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, ठीक है, हर तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरियर। स्टूडेंट जिस चीज के लिए भाग रहा है, जो कैरियर वो चाहता है। अवनीत जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने एक वर्ड किया करियर, एक्चुअली में बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए आप सर, क्योंकि ये सारी चीजें देता है। जॉब में व्यक्ति के पास सिक्योरिटी है, महीने की फिक्स सैलरी, महीने की फिक्स सैलरी है, बट सिक्योरिटी नहीं है कि कितने टाइम तक आएगा। ऑन ड्यूटी है तो पैसा आएगा, ऑन ड्यूटी नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस में नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम की कोई भी आजादी नहीं होती है, बिल्कुल भी समय नहीं होता। आज हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे टीम लीडर पीयूष सर हैं, और इसके अलावा और भी मेरी तो फैमिली में बिजनेस काफी ज्यादा है, तो मैं देखता हूँ पैसा तो है उन लोगों के पास, लेकिन टाइम नहीं। कुछ तो ऐसे इनके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसा भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ भी चाहिए, तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सर्वगुण संपन्न अगर आपको एक फील्ड देखना चाहते हो तो वो डायरेक्ट सेलिंग। तो फिर तो आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। अगर वो करियर की पिक्चर पैसे के अलावा टाइम को भी देखता है, सिक्योरिटी को भी देखता है, नॉलेज को भी देखता है, और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को देखता है, तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट सेलिंग एकदम फिट बैठती है हर तरीके से। इसके अलावा मुझे तो अभी तक और कोई फील्ड ऐसी नहीं। आप ये बोलना चाहते हैं कि हर फील्ड में करियर है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में जो अलग अलग फील्ड से उठाया जाता है वो करियर अगर हम सब जगह सबमर्ज करें या हम कैलकुलेशन रखें तो यहाँ का करियर बाकी जगह से बड़ा है। ये पूछ रहे हैं कि अवनीत जी ने स्टार्ट किया, चैलेंजेस आते हैं, है ना, आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग में करियर है, आपने चुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने रातों रात आपके साथ ज्वाइन कर लिया होगा, आप आगे बढ़ गए, नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन सी चीजें आप फेस कर रहे थे? क्या आपको फैमिली से प्रॉब्लम आया? क्या आप कॉलेज जब अटेंड कर रहे थे कॉलेज से आपको इश्यूज आए? क्या आपकी जो डेली शेड्यूल था उसमें कोई प्रॉब्लम आई? इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आई क्या? इन चीजों को लेकर आप बात करना चाहेंगे, इनमें बताएंगे लोगों को कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखिए, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन यहाँ कई सारे नए व्यूअर्स हैं तो उन्हें भी बताना चाहूंगा। जब स्टार्टिंग थी ड्यूसॉफ्ट की तो सबसे पहला चैलेंज जो आया वो आया मेरे भैया के साइड से। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। किसी का नाम लेना बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने, चूंकि उनके सामने कई सारे फेलियर्स के एग्जांपल्स थे उनके कई सारे फ्रेंड्स के, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने कहा यार इस काम को मत करो। और जब भी वो मुझसे बात बोलते थे तो मुझे लगता था यार शायद मैं गलत जगह आ गया। फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज आया कॉलेज से, बिकॉज शुरू में हम शेड्यूल अपना सेट नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज की अगर हम पढ़ाई पे फोकस करें, अगर हम अपने सेशनल फाइल पे, प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा काम रह जाता था। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी बैड हैबिट भी थी मेरे अंदर, जो कि बहुत हद तक मैंने सॉल्व की बाद में, कि मैं थोड़ा आलसी स्वभाव का ज्यादा था कि भाई सो गए, आराम कर लिए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप 18 घंटे सो सकते थे, मैंने ये सुना है, इज इट ट्रू? अब सर ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों मेरी बुराई करवाना चाहते हैं, बट मैं पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये तो ट्रू है? 18-10 घंटे तक सो जाते थे? सोया हूँ सर, सोया हूँ मैं। समय का देखिए, फैमिलीज का इशू एक सिंपल था सर। जब भी आप कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं जो उनके सोच से परे है, उनके नॉलेज से परे है, तो वो उस चीज के लिए अपोज करते हैं। मैं अपनी फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कोई भी फैमिली अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। मेरा परिवार भी मेरा बुरा नहीं चाहता, ठीक है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं ड्यूसॉफ्ट में हूँ और इस तरह से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो बिकॉज दे डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, और थोड़ा सा आसपास के लोग बहका देते थे क्योंकि फेलियर्स एग्जांपल काफी थे, तो वो अक्सर बोला करते थे यार बेटा अभी पढ़ाई का टाइम है, ये सब कंपनी वगैरह में क्यों जा रहे हो। फिर एक समय के बाद उन्होंने ये भी बोला पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जैसा कि आपने बोला ना कि सर जॉब के बाद कर लेना, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, फिनिश करो, उसके बाद फोकस करना। तो ये वो मुझसे अक्सर कहा करते थे। इवन एक चैलेंज ये था कि जब उन्होंने देखा कि यार बातें समझा रहे हैं पर बातों से ये नहीं मान रहा है,
तो ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरे साथ कुछ कुछ चीजों के लिए प्रेशर बनाया, जैसे पॉकेट मनी कभी कभी ना देना, ठीक है। जैसे उन्हें पता चला कि ये किसी सेमिनार या मीटिंग्स की तरफ जा रहा है तो उस समय घर के कोई दूसरे काम पकड़ा देना, ठीक है। और चूंकि मैं पढ़ाई कॉलेज भोपाल से कर रहा था और जब हमारा सेकंड ईयर थर्ड ईयर होता तो कॉलेज ज्यादा लगते नहीं है, क्लासेस ज्यादा लगती नहीं है, तो मैंने अपने लोकल एरिया में छिंदवाड़ा में काम शुरू कर दिया था। तो घर वाले कई बार ये भी बोलते थे यार पढ़ाई तुम्हारा भोपाल से चल रहा है, तुम छिंदवाड़ा में क्यों हो। मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप बिल्कुल नहीं की थी, ना मैंने अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी रख दिया था, ताकि पढ़ाई मेरी बिल्कुल सही थी। लेकिन मुझे दिख रहा था कि जो समय ये लोग कॉलेज में जाकर सिर्फ फिजूल यूजलेस चीजों में टाइम खराब करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मैं उस टाइम को यूज करूं अपने लिए। लेकिन उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये पढ़ाई छोड़ दे, इसलिए वो मना करते थे। और बाकी तो सर जैसे जैसे इसीलिए जब पहले उन्होंने मना किया, सब कुछ किया, लेकिन जब उन्होंने देखा नहीं सेमेस्टर से इसके एग्जाम दे रहा है, इसने पढ़ाई ड्रॉप की नहीं है, एग्जाम्स के इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो जब उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा करो आप, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, हमने आपको पढ़ने भेजा है तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये उनका हमेशा इंटेंशन था। तो और जैसे जैसे प्रोग्रेस, आपको क्या लगता है आपकी फैमिली कब आपके बिजनेस को लेकर एग्री कर गई कि ठीक है दैट इज योर करियर एंड प्लीज प्रोसीड टू दैट? आपको कब लगता है कि कब ये फाइनलाइजेशन हुआ उनकी जिंदगी में कि हाँ अब आप सही ट्रैक पे हो? मेरे अंदर का चेंज देखकर। ओके। जैसे से मेरे अंदर चेंज आया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आलसपन की आदत थी, इसके अलावा और भी कुछ बैड हैबिट्स थी। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लोगों से बदतमीजी से बात कर लेना, ज्यादा दोस्त नहीं बनाना, ठीक है, एक अच्छे माहौल का हिस्सा कम रहते थे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वो एरिया थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बदनाम एरियो में से एक है। तो परिवार वाले अक्सर टेंशन में होते थे कि यार ये कहीं ऐसी संगत में ना चला जाए। तो जैसे जैसे उन्होंने देखा कि इसके आसपास का माहौल अच्छा है, बहुत अच्छे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर से जब लोग मिले, ठीक है, और एक बार मैं अपने फादर को काफी कन्विंस करके, मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा था, मेरे फादर जाने को तैयार नहीं थे, और मैंने अपने फादर को एक बार बहुत मुश्किल से कन्विंस करके अपने एक बहुत बड़े सीनियर के सेमिनार में लेकर गया था, ठीक है। उस सेमिनार को देखने के बाद मेरे फादर को ये बिलीव तो हुआ कि फील्ड में करियर तो है, काफी बड़ा करियर है। उस सेमिनार ने उनके दिमाग पे इम्पैक्ट डाला, और जैसे जैसे उन्होंने मेरी प्रोग्रेस होती देखी, मेरे नॉलेज में, मेरे ड्रेसिंग सेंस में, ठीक है, गुस्सा थोड़ा ठंडा रहने लग गया था, लोगों को हैंडल करने लग गया था, तो उन चीजों को देखते देखते वो अपने आप मानने लग गए। क्योंकि स्टार्टिंग करियर में चूंकि हम नए थे, फील्ड को लेकर हम उतना नॉलेज भी नहीं था, और एक मेंटरशिप नहीं थी, ऐसी बहुत सारी कमियां होने की वजह से इनकम नहीं बढ़ती थी शुरू में, इनकम बढ़ाने में टाइम लगा, और फिर जब इनकम आना चालू हुई तो जो बाकी बचा कुचा काम था वो पैसे ने कर दिया। आपको लगता है आप ओके अगर एक बंदे के अंदर बदलाव हो रहा है तो फैमिली पॉजिटिव होगी। ओके। और आपने दूसरी एक बात बोली कि दूसरी एक बात आपने और बोली कि जब आपने काम किया तो फैमिली आसपास उनको लग रहा था कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, उसको देखकर भी काफी कुछ बदलाव आया। तो आप ये बोलना चाहते हैं मतलब कि जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उन्हें अपने सीनियरों से रूबरू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए दुनिया माहौल की गुलाम है, व्यक्ति दुनिया के दूसरे कामों को कम समझता है, लेकिन जब उस काम से जुड़े हुए लोगों से मिलता है और देखता है कि यार कितना वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका फैमिली मेंबर, चाहे उसके बेटे हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे परिवार का कोई भी हो, एक अच्छे माहौल में जाए जहां पे उन्हें महसूस हो कि हाँ इनके साथ अगर मेरा बच्चा रहा तो कुछ आगे कर सकता है। और ये चीज मेरे फैमिली वालों को फील हो गई थी। के झोंके को अगर मैं इंडिविजुअली बोलूं तो आपकी लाइफ में भी रहा होगा वो हवा का झोंका। आपने पढ़ाई, अपना काम, हवा का झोंका और अपना सर्कल कैसे मैनेज किया? सर सिर्फ एक ही चीज से, थिंकिंग के तरीके से, कि भाई एक सोच बना ली। एक चीज तो समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में जब आदमी आपसे सवाल करता है कि आप कितना कमाते हो, आप या क्या करते हो, तो उसके सवाल पूछने का इंटेंशन ये होता है आपका कि यार आपको इज्जत कितनी देनी है। अच्छा, ठीक है, हम अपने परिवार में देख लें, हम अपने समाज में देख लें, हम अपने आस पड़ोस में देख लें, पता नहीं क्यों जिसकी जेब में पैसा ज्यादा होता है, जो किसी बड़ी फील्ड में होता है, जो किसी बड़ी पोजीशन में होता है, इज्जत अपने आप उसे मिलने लग जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जिसकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी मजबूत है, उसका पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से और बेहतर हो जाता है। और ये बात मुझे समझ में आ गई थी। मतलब इफ लव ऑफ माई लाइफ, मुझे अगर किसी से शादी करनी है और मैं अगर उसको अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो आई हैव टू इंप्रूव माई पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर लूं, अपने करियर को खराब कर लूं, तो मेरी पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैसे भी किसी भी परिवार में आप उठाकर देख लें, 99.99% झगड़े पैसे को लेकर होते हैं। सच्चाई है, सच्चाई यही है। बस जैसे जैसे वो मैनेज होने लग गया, बाकी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होने लगी। सेशनल फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो कहीं ना कहीं भाई लोगों को पैसा चाहिए। अगर प्रोजेक्ट्स बनाने थे, वहां प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा पे कर दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर दे दिए, आराम से काम हो गया। सिंपल सी बात है। जब एक व्यक्ति को दिख रहा है कि यार अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो,
आप अपने परिवार की बात कर ले, आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर ले, बॉयफ्रेंड की बात कर ले, अगर उन्हें दिख रहा है कि आप मेहनत भी इसलिए कर रहे हो ताकि आप उनके साथ पूरी जिंदगी रह सको, तो वो अपोज क्यों करेंगे? और अगर उसके बाद भी वो अपोज कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आपको नया लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए। अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर हम इंडस्ट्री क्यों चुने, या हमारे पास उतने पॉजिटिव एग्जांपल्स नहीं है। बेसिकली मैं आपके पहले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, तो ये इमेज और एक नए काम को चुनना, इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इमेज नहीं है, या फिर हमने आज तक ऐसा सुना नहीं कि हमारे फैमिली में इस तरीके कोई आदमी कामयाब है, तो हम कैसे एक बच्चे को अपने इसमें करियर को लेकर यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें? उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, उन्हें तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप ना एक बार गूगल सर्च करें, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी को सुने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को पढ़े, ठीक है, बिकॉज आप सलाह लो, पर सलाह आप उसके हिसाब से लो और इमेज आप उस व्यक्ति के जरिए बनाओ जो फील्ड का दिग्गज रहा हो या जो दुनिया में किसी दिग्गज पोजीशन हो, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितनी भी किंवदंतियां हैं, जितनी भी उल्टी सीधी बातें हैं, ये हमेशा गली मोहल्ले चौराहे के उन लोगों ने बोली हैं जो लोग खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। बाकी अगर आप बहुत बड़े लेवल पे अगर किसी के पास जाओगे तो शायद 10% लोग जो थिंकिंग ही नेगेटिव है जिनकी, वो ही ऐसी बात करेंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो एक अच्छी साफ सुथरी इमेज बनाकर कोई अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो वो आज डायरेक्ट सेलिंग को रिफ्यूज तो नहीं करता है सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने इन्हें स्टडी किया हुआ है, इन्हें देखा हुआ है। और वो जमाने गए जब आपको किसी भी चीज के लिए लोगों से सलाह लेने के लिए जाना पड़ता था, और जो खुद किसी चीज के बारे में जानकार नहीं आप उससे सलाह लो। यार गूगल का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो मुझे गूगल के अंदर जितनी नेगेटिव न्यूज़ मिलती है, नेगेटिव इमेज मिलती है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, उससे 1000 गुना ज्यादा और उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली पॉजिटिव न्यूज मिलती है। चाहे अर्निंग के बेस पे बोल दीजिए, चाहे सिक्योरिटी के बेस पे बोल दीजिए। मतलब आज इंडिया में ही मैं देख रहा हूँ, अभी 2 नाम बहुत बड़े हैं, मैं इनका नाम जरूर लूंगा बिकॉज ये डिजर्व करते हैं। एक मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी, इंडिया और वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब आज इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, एशिया में लार्जेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स के लिए उनको मिला हुआ अवार्ड। यार ये दोनों नेटवर्क मार्केटिंग के समर्थक हैं। इवन संदीप माहेश्वरी जी के तो दीवाने हैं लोग, उन्होंने तो नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें भी लिखी हुई है। तो आप मुझे बताओ, अगर चीजें इतनी बेकार है तो वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों गाइडलाइंस लेकर आ रही है? तो देखिए, इमेज कुछ खराब है नहीं सर, ये सिर्फ सोच का फर्क है। जिसकी सोच ही छोटी होती है ना, तो वो छोटी सोच और पैर की मूंछ आदमी को आगे बढ़ने देती नहीं। अब इमेज छोटी है और पूछने जाएंगे अब डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, बीमार पड़े और जा रहे हैं इंजीनियर के पास, तो क्या इलाज करेगा? वो बोलेगा ला अभी तेरे नट बोल्ट फिट कर देते हैं। तो यहाँ लोग यही करते हैं, काम करते हैं नेटवर्किंग में, शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग और जाते हैं किसी फेलियर के पास, ठीक है। और इमेज कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है सर। सक्सेसफुल पर्सन अगर आप ढूंढने जाओगे तो जितना मैं आज इंडस्ट्री को जान पा रहा हूँ, बाकी हर फील्ड से ज्यादा प्रतिशत लोग इस फील्ड के अंदर करियर बनाए हुए हैं। ओके, एक छोटा सा आंकड़ा दे सकता हूँ, अगर एक गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, एक पोस्ट निकलती है, कम से कम आज की डेट में 10,000 फॉर्म भरते हैं। मतलब एवरेज क्या हो गया सक्सेस का कि 10,000 में किसी एक व्यक्ति की नौकरी लगेगी। तैयारी सारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन सारी कर रहे हैं, मेहनत सारे लोग कर रहे हैं। सेम एज इट इज बिजनेस का है। बिजनेस की थिंकिंग 10,000 लोग लेंगे, बामुश्किल कोई 100 लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, बाकी लोग तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते, और 100 में से भी कोई गिनती के 10 लोग हैं जो कामयाब हो पा रहे हैं। अगर जी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं बात करूं तो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 25 to 30% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सर कि 100 में 30 लोग कामयाब हो रहे हैं, कहां 10,000 में एक बंदा कामयाब हो रहा है। और कितना है कि वो चीज इफेक्ट है। मैं इस बात पे आगे बढ़ता हूँ। आपने बोला 100 में से 30 लोग कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब इट इज हाफ फुल बेटर देन हाफ एम्प्टी। आधा भरा होना आधे खाली होने से बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो 70% लोग फेल हो रहे हैं, जो फेल हो जाते हैं और मार्केट में बोलते हैं कि ये काम नहीं चलता या ये इस काम के उनके पास नेगेटिव व्यूज हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन? उन्हें तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अच्छा, उनको तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, तुम कहीं और भी ट्राई कर लो, वहां भी नाकामयाब हो जाओ। अच्छा, बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि कामयाबी के फील्ड अलग अलग हो सकती है, बट मेहनत, हार्डवर्क, हैबिट्स और जो छोटी छोटी चीजें, मेंटरशिप, ये सब कुछ सेम होता है सर। चाहे फील्ड आप कोई भी पकड़िए, डॉक्टर को एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसे किसी न किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको एक बड़ा मोटिवेटर बनना है तो आपको किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर का आपको गुरु बनाना पड़ता है। एज इट इज अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होना है, जैसे कि हम अपनी कंपनी की बात करें तो जेनेस इंडस्ट्रियल टीम रेगुलरली आपको सपोर्ट कर रही है और उसके बाद भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे, मतलब आप बैड हैबिट्स के शिकार हैं।
मतलब आप अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे, और जो इंसान अपने आप में बदलाव नहीं लाता वो कहीं भी कुछ भी करे वो नाकामयाब हो जाएगा। यस, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। जैसे कि बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे पहले तो अपने शेड्यूल सेट नहीं करना। ओके। अपना शेड्यूल सेट नहीं करते लोग, पूरे दिन का 24 घंटे उनके कब निकल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और काम की प्रोग्रेस अगर कोई पूछे तो उनके पास कोई सटीक वजह नहीं होती, लेकिन वो हमेशा बोलते नहीं यार मुझे समय नहीं मिल पाया। उनके पास अपने डेली का शेड्यूल नहीं होता। दूसरी एक प्रॉब्लम है कि वो अपने से बड़ा किसी और को मानते नहीं। ईगो इतना बड़ा हो जाता है। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति के अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल करे, बट ईगो नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए उसने किसी न किसी को अपना मेंटोर बनाया है, चाहे वो ऐसे मेंटोर हो जिनको पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की बात कर लें, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, ट्रंप साहब की बात कर लें, विवेक बिंद्रा साहब की बात कर लें, किसी की भी, इवन मैं प्रमोद सिंह की बात कर लूं, या हमारे ग्रेट लीडर्स पीयूष जी हैं, विजय सर हैं, और ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, इन सबके साथ एक चीज कॉमन है कि इन लोगों ने मेंटरशिप में काम किया हुआ है। इन्होंने अपनी हैबिट्स को सुधारा और अपने आप में बदलाव लाया है, शेड्यूल्स बनाए। लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। मेंटरशिप बोलने बस से नहीं हो जाता है सर। अभी मैं सब लोग यहाँ जितने लोग सबसे जुड़े हुए सबसे बोलूंगा, बोलो शक्कर चक्कर चक्कर, मुंह मीठा हुआ? नहीं हुआ। खाना तो पड़ेगा ना सर। तो वैसे मेंटर बोलने सर मैं आपको गुरु मानता हूँ सर, पैर छूता हूँ सर, बोलने से थोड़ी चलेगा सर, मानना भी तो पड़ेगा ना सर उनकी बात। अभी मानेंगे तो काम होता है सर, ठीक है। अगर फील्ड में दम नहीं होता, अगर जहर का काम है मारना, तो मैं खाऊं या कोई और खाए वो तो मरेगा ही सर। अगर फील्ड में वही 70 लोग नाकामयाब हुए, फील्ड में ही दम नहीं है, काम में ही दम नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, तो वो 30 लोग भी नाकामयाब ही होंगे ना। वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? लेकिन अगर वो कामयाब हो रहे हैं और 70 लोग नाकामयाब हो रहे हैं, तो वो अपनी बैड हैबिट्स यानी कि अपने शेड्यूल, दिन भर का शेड्यूल कभी सेट नहीं कर पाते, अपने काम को प्राथमिकता प्रायोरिटी नहीं दे पाते, और वो किसी सही मेंटरशिप पे नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो रहे हैं। और इसके अलावा हार्ड वर्क का तो कोई ऑप्शन नहीं होता सर, ठीक है। इस दुनिया में आदमी सोचता जरूर है कि मुझे मेहनत ना करना पड़े, बिना मेहनत के मिल जाए, तो वो तो सर पॉसिबल नहीं है ना सर। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटरशिप में आपको जाना पड़ेगा, डेली के शेड्यूल्स आपको बनाने पड़ेंगे सर। ये 3 चीजें तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा तो अगर बात करने जाए तो बहुत सारी चीजें। कामयाब आदमी है अपने सर्कल के बीच में, अपने लोगों के बीच में। हर आदमी का कामयाबी का एक परसेंटेज, एक सर्कल होता है, लेकिन अवनीत साहू किसी न किसी के बीच में नाकामयाब भी होगा। तो अवनीत साहू इस सेशन में कैसा फील करता है? क्या वो अपनी कामयाबी को देखता है या नाकामयाबी को देखता है? सर दोनों चीजें देखते हैं सर। हम तो सच बताएं, हम दोनों चीजें देखते हैं। कामयाबी ये शो करती है कि यार मेहनत किया है तो रिवॉर्ड मिला है, और नाकामयाबी ये शो कर देती है मुझे कि आई हैव टू प्रिपेयर मोर, मुझे और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मैं इतना आगे नहीं निकल पाया हूँ कि यार मैं इन लोगों की बराबरी कर सकूं। ओके। तो मैं दोनों चीजें देखता हूँ, ठीक है। कामयाबी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देती है, अपनी मेहनत को मुझे बताती है कि हाँ मैंने मेहनत की है और उसका मुझे मिला। और जिन लोगों के बीच में अपने आप को नाकामयाब महसूस करता हूँ, उनके बीच में मुझे ये समझ में आता है कि आई हैव टू वर्क मोर, मुझे और काम करने की जरूरत है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की। जो 70% लोग फेल हैं, उन्हें दे हैव टू वर्क अगेन ऑन अ बेसिक्स, उन्हें वापस से स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट वन मोर ट्राई। सर वंस मोर से बड़ा ऑप्शन है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ा अगर कोई टेक्निक है, मतलब ईच एंड एवरीवन अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो वंस मोर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो, एक कॉमन लाइन का काम किया हुआ है। पहले प्लान में मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, पहला बंदा मुझे भी पॉजिटिव नहीं मिला। इवन पहले की क्या बात करूं, कई सारे लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं मिले, लेकिन वो वंस मोर करते करते रिस्पॉन्स मिलने लग गया सर। वो वंस मोर बड़ा गजब का फॉर्मूला है। वंस मोर सर, क्या आपके अंदर कभी हताशा नहीं बढ़ता था? ये वंस मोर जो आपका है, क्यों नहीं आएगी सर? नहीं बढ़ता था? आप 10 साल से क्यों नहीं आएगी सर? हाँ जी, एक ही कंपनी, एक ही काम, बहुत सारे चैलेंज, और आज एक कामयाब आदमी। तो आज जब आप पलट कर देखते हैं तो आप अपने 10 साल को कैसे देखते हैं? क्या खोया, क्या पाया सर? सर मैंने खो दिया अपने वो सारे दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ। मैंने खो दी अपनी वो सारी आदतें जो मेरी जिंदगी खराब कर रही थी। और पाने की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा है। मैंने पाए हैं बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, कुछ मेरी टीम मेंबर्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, ठीक है। जूनियर तो मैं हालांकि किसी को नहीं मानता, सभी मेरे पार्टनर्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पाए, एक अच्छा करियर पाया, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक लिविंग स्टैंडर्ड पाया। आज अपने परिवार के साथ मैं समय बिता पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो एक अच्छी अर्निंग पे है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर जॉब, उनकी जॉब अच्छी फील्ड में होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। और आज कहीं ना कहीं मैं काम तो कर रहा हूँ, नो डाउट, मैं अपने बिजनेस से कभी भी कमी नहीं करता, लेकिन मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ। मेरी फैमिली खुश है सर।
और जब वो देखते हैं कि यार परिवार में अपना बच्चा, क्योंकि कोई मैं बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ ना सर, ठीक है, फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्ट पे है, रेपुटेटेड है, लेकिन जो हमारा फैमिली और बैकग्राउंड रहा है, मगर अपने पूरे खानदान, अपने पूरे परिवार की बात करूं तो जिस तरह की परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे पूरे परिवार में हम सिर्फ 2 इंजीनियर हैं, ठीक है, और अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूं तो मेरी फैमिली में अकेला इंजीनियर, बाकी उसके अलावा मेरे छोटे भाई है जो इंजीनियरिंग का कोर्स अभी शुरू किया हुआ है। तो एक पढ़ाई मिली, नॉलेज मिला, बाहर की दुनियादारी देखी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे चाचा जी हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, मेरे फादर हैं, वो एक रेपुटेड पोस्ट पे हैं, और खुशी इस बात की होती है कि जब भी उन्हें कुछ बड़ा काम करना होता है तो एक बार सलाह मांगते हैं, यार अभी नहीं एक बार बता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार बॉस, 10 साल में किया तो है कुछ, तभी ना एक व्यक्ति जो दुनिया को सलाह दे रहा है वो अपने से सलाह मांग रहा है। ओके, तो ये चीज खुशी होती है। तो 10 साल को मैं ऐसे देखता हूँ सर, इस 10 साल ने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। काफी सपने पूरे हो गए, काफी सारे सपनों के लिए ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हम काफी आगे निकल आए, वो पूरे हो गए होंगे। पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सपने देखते टाइम ऐसा लगता था दूर कर दे। जितना मैं जानता हूँ सर, आप बहुत आगे हैं। आपने भोपाल में घर भी खरीदा है, आपने घर भी बनाया है, फिर आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं, आइडियल हैं। तो सर आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल आप कामयाब है। लेकिन ये चीजें हमने इससे पूछी क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये जानना था कि हु इज अवनीत साहू, कैसे देखते हैं वो। सो सर आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, इतने बड़े लेवल में आने के बावजूद आपका नेचर जो पोलाइटनेस है सर, सैल्यूट, कि इतना अचीवमेंट होने के बाद लोगों के अंदर एक घमंड होता है। सिंगल कंपनी, कोई लाइफ का ऑप्शन नहीं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे सर? आपने कभी अपने आप को बदलने का नहीं सोचा, कहीं और जाने का नहीं सोचा? सर अपने आप को तो मैं रेगुलर बदल रहा हूँ सर, लेकिन बदलने का मतलब होता है अपने आप को बदलना, ना कि काम को बदलना। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर एक पेड़ को पनपना है, एक पौधे को पेड़ में बदलना है और अपनी शाखाएं फैलानी है और लंबी उम्र जीनी है, तो उसे एक ही जगह पे टिकना पड़ेगा। अगर एक पौधे को आप थोड़ी देर एक जगह पे टिकाओगे, फिर उसके बाद वहां से निकालोगे, सोचोगे मैं दूसरी मिट्टी में लगा दूं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, तो हो सकता है कि वो पेड़ मरे नहीं, लेकिन ये तय है कि वो बहुत ज्यादा पनप नहीं पाएगा सर। आज बड़े से बड़े बरगद के पेड़ को देख लो, पीपल को देख लो, या आप किसी भी बड़े से बड़े जहाज को देख लो, या आप किसी भी व्यक्ति को देख लो कि वो एक लीक पे चला है। मतलब अगर मैं देखूं सर, तो दल बदलने वालों को ना सर प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता सर। दल बदलना बड़ा आसान है सर, लेकिन दल बदलने वाले को प्रधानमंत्री पद कभी नहीं दिया जाता ना सर। तो इसलिए मुझे ये चीज दिख रही है कि यार काम तो मुझे यहाँ भी करना है, मेहनत तो वहाँ भी करना है। लोग लुभावने वादे जरूर दे देते हैं, अरे सर जितनी मेहनत आप वहां कर रहे हो उतनी मेहनत हमारे यहाँ पे करोगे तो आप शायद इससे आगे निकल जाओगे। मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये बोलकर ही आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि मैं गलत जगह जाऊंगा। आपने बोल के ये बात प्रूव कर दी कि आप गलत चीज में हो, क्योंकि ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है। कोई मुझसे बोले कि इतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बात समझ में आती है, क्योंकि मेहनत का तो कोई ऑप्शन नहीं होना ना सर। तो एक ही फील्ड, एक ही काम, इसलिए क्योंकि जिसकी बात एक उसका बाप एक सर, ठीक है। अभी बदलने का मतलब ये नहीं होता सर आदमी बाप बदल ले, ओके, ये थोड़ी होता है सर, सिंपल सी चीज है। तो क्यों फील्ड बदलने का? ओके, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, फिर भी आपने एमएलएम चूज किया या डायरेक्ट सेलिंग? इट मस्ट बी पॉसिबल एंड इट माइट बी पॉसिबल। अगर मैं सच बोलूं तो वाकई अगर मैं शायद ड्यू सॉफ्ट नहीं कर रहा होता, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा होता, तो मैं इससे बेहतर इंजीनियर बन सकता था जितना मैं इंजीनियर बन पाया। मेरी डिग्री थोड़ी बेटर हो जाती, शायद मेरी जॉब प्रोफाइल में मुझे मिल जाती, बट मुझे इतना 100% बिलीव है सर कि मेरा करियर इतना बेटर नहीं हो पाता जितना आज है। ओके, मैं सिक्योर नहीं हो पाता, मैं इस अर्निंग पे नहीं आ पाता, आज फॉलोअर्स नहीं होते। मैं कल ही की घटना आपको बताता हूँ। कल मैं अपने घर के लिए रेनोवेशन के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। जिस शोरूम पे मैं गया हुआ था, काफी बड़ा शोरूम है, वहां पर मैं गया हुआ था फ्लोरिंग के लिए, टाइल्स वगैरह लेने के लिए। शोरूम का ओनर, मैं वहां पे पिछले करीब 3-4 महीने से जा रहा हूँ, सामान वगैरह लेने के लिए कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो उसने इंस्टा के ऊपर, मैं नॉर्मली कैजुअल फैन कर जाता हूँ, तो उसने इंस्टा पे ऊपर मेरी प्रोफाइल सर्च की, तो ही वाज शॉक्ड हो गया, सर इतने फॉलोअर्स इंस्टा पे आपके। फेसबुक देखा तो बोलता है सर फेसबुक में इतने ज्यादा फॉलोअर्स, सर मतलब क्या फैक्ट्री वैक्ट्री चलाते हैं दोस्त यारी की? हम बोले नहीं सर फैक्ट्री नहीं चलाते हैं एक्चुअली। अगर आप इस इंस्टा के ऊपर अब ये पोस्ट कर दो कुछ, ठीक है, कि मुझे कुछ हो गया, तो ये भी मेरी श्योरिटी है कि जितने लोग फॉलोअर्स हैं इसमें से एक बहुत बड़ा तबका मेरे पास फोन करके मेरे पास आ जाएगा। मतलब ये मैंने कमाया है सर ड्यू सॉफ्ट से, ये मुझे मिला है ड्यू सॉफ्ट के जरिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको लाइफ में? भाई पैसा तो ठीक है आप कमा ही रहे हो, लेकिन पैसे के साथ एक इमेज मिल रही है। और अगर मैं इंजीनियर होता तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर जानते, और फैमिली वाले घर में बातें फैलाते कि वो हमारा लड़का फलानी कंपनी में इंजीनियर है, वो जानते, ऑफिस के कलीग जानते, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कौन जानता सर? या फेसबुक में जो दोस्त है वो जान लेते, ठीक है। वो भी सर फेसबुक प्रोफाइल में भी लोगों के 5-5 हजार दोस्त होते हैं सर, लेकिन कौन जानता है कि हमारे साथ कौन बंदा ऐड है? मेरे को फेसबुक प्रोफाइल में इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो कौन सा मैं सभी को जानता हूँ। लेकिन हाँ,
अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होता तो इट माइट बी बेस्ट कि मैं एक बहुत बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर होता, तो पूर्व ब्रांच थी मेरी, मुझे शायद जॉब भी अच्छी मिल जाती। हो सकता है शायद मैं जिस तरह की मेहनत करने की सोचता था मैं किसी फॉरेन के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होता। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना सेफ और सिक्योर करियर मुझे नहीं मिल पाता, मैं इतना आगे तो नहीं आ पाता सर। मतलब आप एक लाइन में ये बोलना चाह रहा है, यू आर प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टवेयर एज कंपेयर्ड। यस, आई प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्टवेयर एंड प्राउड टू बी अ डायरेक्ट सेलर। ओके सर, मैं तो टीम को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर इस फील्ड में आपको कामयाब होना, आगे बढ़ना है, तो अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपनी अपलाइन 3 लोगों को पकड़कर रखें। क्योंकि काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हताशा तो आएगी हाथ में, ये तो तय है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कभी कि मैं हताश नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको अपनी अपलाइन पे बिलीव है, आपको अपनी कंपनी पे बिलीव है, आपको इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव है, तो यकीन मानिए यही आपको इतना आगे ले जाएंगे कि आप खुद ये बात, क्योंकि अपने आप पे बिलीव तो आपको तब होगा जब आप प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर अपनी अपलाइन के ऊपर आपको बिलीव है, कंपनी पे आपको बिलीव है, तो आपके कामयाब होने की 101% गारंटी है। 100% आप गारंटी कामयाब हो जाएंगे। तो अपलाइन के ऊपर बिलीव रखिए, कंपनी के ऊपर बिलीव रखिए, सिस्टम पे बिलीव रखिए। ओके